गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं अवनेश सिंह तोमर और आज हम ये महत्वपूर्ण जो टॉपिक चल रहा है भाई आपका फोर्स, इसका अगला वीडियो पढ़ रहे हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था भाई कि जो फोर्स है या बल है उससे संबंधित जो भी प्रमुख बिंदु थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और केवल हमें टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ने हैं, यानी कि बलों के प्रकार पढ़ने हैं। कभी कभी वन लाइन क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि जब आप एग्जाम रूम में बैठे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पर्याप्त समय है लॉकडाउन के समय में हमारे पास और हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई। जो चीजें आपने आज तक नहीं पढ़ी उन्हें भी कवर करते हुए हम चल रहे हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई, और शेयर तो जरूर करें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हर एक फ्रेंड को। और इस चैनल पर 9th 10th की साइंस भी पढ़ाई जा रही है भाई, एनसीईआरटी की बुक हिंदी में, और 11th 12th की केमिस्ट्री की क्लासें भी चल रही हैं। तो आप जरूर से जरूर शेयर करें भाई। जो 9th 10th के बच्चे हैं उनके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा, और 11th 12th के केमिस्ट्री के बच्चे 500 रुपए पर महीने के हिसाब से जाते हैं और मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूं। तो आप देखो सहायता कर सकते हैं। आपको तो केवल एक शेयर करना है भाई, ज्यादा थोड़े आपको थोड़ी पढ़ाना है, पढ़ा तो मैं रहा हूं। तो देखते हैं, देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं बलों के प्रकार। आप क्या हेडिंग लिख सकते हैं भाई? बलों के प्रकार। और देखो बलों से संबंधित क्या क्या जानकारियां हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लिखें बल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं और जितने भी बल हैं उन सभी को इन 4 बलों के अंतर्गत ही रखा गया। जितने भी प्रकार के बल होते हैं उन सभी बलों को इन 4 प्रकार के बलों के अंतर्गत ही रखा गया है। इसीलिए इन 4 के चारों बलों को मौलिक बल किस नाम से जानते हैं भाई? मौलिक बल, या फिर आप मूल बल भी कह सकते हैं। मूल बल, मूल बल का मतलब है अन्य सभी बलों की उत्पत्ति जिनसे हो, तो इसीलिए इन्हें फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फंडामेंटल या फिर मौलिक बल के नाम से जानते हैं। होते कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं, और कुछ मैं फैक्ट वाली चीजें आपको इसमें लिखाऊंगा, आप वो और ध्यान रखना भाई, क्योंकि डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन बन जाता है। फिर उसका हम डेस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल। और ये हम पढ़ेंगे, देखो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर भी है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है भाई। दूसरा होता है देखो आपका क्षीण या फिर दुर्बल। क्षीण या फिर दुर्बल नाभिकीय बल। सही है। वीक कहते हैं, वीक न्यूक्लियस फोर्स। और तीसरा होता है देखो आपका वैद्युत या विद्युत भी लिख सकते हैं आप, विद्युत चुंबकीय बल। सही है भाई। और चौथा होता है आपका, ये क्षीण है और इसी का अपोजिट होता है प्रबल, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। यानी कि आप लिख सकते हैं नाभिकीय बल। क्लियर है भाई? तो ये 4 प्रकार के प्रमुख बल होते हैं और जितने भी प्रकार के बल होते हैं उन सभी को मुख्य रूप से इन्हीं के अंदर रखा जाता है। क्लियर है? तो इनसे संबंधित 1-2 बातें हैं, आप वो जरूर लिख लें भाई, कभी कभी पूछ ली जाती हैं। जैसे सबसे पहली बात तो आपसे यही पूछी जाती है इनके बारे में कि ये जो बल हैं इनकी जो कैपेसिटी है, शक्ति, मतलब स्ट्रॉन्ग कौन होता है सबसे ज्यादा और सबसे कमजोर कौन होता है। तो यही सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है कभी कभी। तो आप याद रखना, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी शक्ति कैपेसिटी सबसे कम होती है, वन मानकर चल सकते हैं आप। सही है भाई? और इसके बाद दूसरे नंबर पर होती है आपकी किसकी? दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल। सही है? इनकी डिटेल पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज नहीं हो। देखो मैं आपको थोड़ा सा ओरली बता देता हूं। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं भाई?
पृथ्वी जिस बल से प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नाभिकीय बल क्या होते हैं? जो तत्व, हमने रसायन विज्ञान में जो तत्व पढ़े हैं उनमें जो भारी हैवी एलिमेंट होते हैं उनमें नाभिक में लगने वाले बल को कहते हैं। इसके बाद चुंबकीय या विद्युत बल, ये मुख्य रूप से दोनों एक ही रखे जाते हैं, या तो चुंबक तत्व या तो मैग्नेटिज्म के द्वारा उत्पन्न हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो उस बल को हम कहते हैं भाई। और प्रबल नाभिकीय बल, जो छोटे परमाणु होते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके मध्य ये बल लगते हैं। क्लियर है भाई? तो अभी डिटेल नहीं पढ़ रहे, आप चीजें समझने की कोशिश करें पहले। इसके बाद देखो, इसकी जो शक्ति होती है वो 10 की पावर 25, यानी कि इसकी 10 की घात 25 गुनी होती है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल होता है गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा। सही है? सबसे नहीं, गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और ये जो विद्युत चुंबकीय बल होता है 10 की घात 36, कितना होता है भाई? 10 की घात 36, यानी कि 10 की घात 11 गुना, 10 की घात 11 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये वाला जो बल होता है वो 10 की घात आपका 38, कितना होता है? 10 की घात 38 गुना होता है। और एक बात याद भी रखना, ये जो क्षीण बल है उससे कितना ज्यादा है? 10 की घात 13। आप देखो जरा ध्यान से, 10 की घात 13 ज्यादा हो रहे हैं भाई। तो जो प्रबल नाभिकीय बल है वो क्षीण बल से 10 की घात 13 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 10 की घात 13 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर इनकी रेंज की बात करें कि कितने क्षेत्र के मध्य ये कार्य कर सकते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता है कि सभी वस्तुओं पर लगता है भाई। गुरुत्वाकर्षण बल सभी वस्तुओं पर, यानी कि जो भी वस्तु आप ऊपर की ओर फेंकोगे वो धरती पर जरूर आएगी, या फिर रखी हुई वस्तु हो या वायु में उपस्थित वस्तु हो, हर वस्तु पृथ्वी की ओर ही आती है। तो वो किस बल के कारण आती है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसकी रेंज क्या होगी? इनफाइनाइट मानकर चलेंगे आप। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप किसी भी वस्तु को जो आपका वेग होता है पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, उससे कम वेग से फेंक रहे हैं, तो वो जो वस्तु फेंकी गई है वो लौटकर पृथ्वी पर ही आनी है और कहीं नहीं जाने वाली। तो आप लिख सकते हैं इसकी रेंज कैसी होती है भाई? अनंत, इनफाइनाइट होती है इसकी रेंज। क्लियर है भाई? अगर इसकी रेंज की बात करें तो अत्यंत कम या बहुत कम इसकी रेंज होती है। बहुत छोटे से एरिया में न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य लगी होती है। ये वाला बल न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य लगा होता है भाई। तो आप देख सकते हैं, देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य कितना सा छोटा स्थान होगा। और ये जो है इसकी थोड़ी सी अधिक परास होती है, अधिक रेंज होती है। सही है? और प्रबल नाभिकीय बल ये भी बहुत कम होता है, बहुत कम होती है। और किन किन के मध्य लगते हैं? देखो फंडामेंटल ऐसे ही आप जान लें कि गुरुत्वाकर्षण बल तो सभी वस्तुओं पर लगता है। आप ऊपर लिख सकते हैं ये किन किन वस्तुओं पर लगता है। सही है? तो या किन के मध्य लगता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल सभी के मध्य लगता है। कोई भी वस्तु हो A to Z, हवा तलक पर यह गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अगर हवा पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा होता तो जितना भी एटमॉस्फेयर में हवाएं हैं, यानी कि जो गैसें हैं, वो सब कुछ क्या होती? वायुमंडल को छोड़कर चली जाती। सही है भाई? अगला देखो, ये किन के मध्य लगता है? ये भारी कणों के, या आप ये लिख सकते हैं जो तत्व भारी होते हैं, या फिर जिनमें कौन सा गुण पाया जाता है? रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है, यानी कि जिनमें से स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं, उनमें ये वाला बल लगता है। क्लियर है भाई? इसके बाद देखो विद्युत चुंबकीय बल। तो ये दो प्रकार की वस्तुओं पर, जिनमें विद्युत धारा आई बह रही हो और जिनमें चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म हो, चुंबकीय गुण हो, जिसमें चुंबकीय गुण हो, उन कणों के मध्य लगता है। और प्रबल नाभिकीय बल जो छोटे तत्व होते हैं उनके मध्य लगता है। तो आप इन चारों बलों के बारे में समझ गए होंगे भाई। अब एक एक करके एक दो बातें और हैं इनसे संबंधित जो हमें पढ़नी है, उन्हें भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन बनते हैं भाई, हम बेकार नहीं पढ़ रहे हैं इन चीजों को। आप जब प्रैक्टिस सेट कर लेंगे बहुत सारे,
तो आपको पता चलेगा बहुत से क्वेश्चन इससे बन चुके हैं अब तक। क्लियर है? तो सबसे पहला बल हमने देखा गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है भाई? तो देखो मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप लिख लें। पृथ्वी जिस बल से प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्लियर है भाई? तो पृथ्वी जिस बल से प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचेगी उसे हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। और ये सभी वस्तुओं पर लगता है, सभी वस्तुओं पर लगता है। जैसे जो वस्तुएं हवा में हैं उन पर भी लगता है भाई, जो वस्तुएं हवा में हैं उन पर भी लगता है, और जो वस्तुएं ब्राह्म अवस्था में रखी हैं उन पर भी लगता है। जैसे आप ये मानकर चलें ये एक टेबल है और टेबल के ऊपर मुख्य रूप से कोई पदार्थ रखा है, वस्तु। टेबल के ऊपर कोई वस्तु रखी है तो आपको लग रहा होगा कि इस पर बल नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर ये टेबल पृथ्वी पर रखी है, टेबल पृथ्वी के ऊपर रखी है तो पृथ्वी इस पर एक बल लगा रही है। सही है? आपको नहीं लगेगा लेकिन बल लग रहा है। आप ये कल्पना करके देखो, यहां से ये मेज टूट गई, सही है, तो क्या वस्तु एकदम नीचे नहीं गिरेगी? अगर बल नहीं लग रहा होता तो मेज टूटने के बाद भी तो वस्तु यहीं पर रह जाती। अरे मेज टूटने के, मान लो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेज के ऊपर रखी वस्तु पर कौन सी कोई बल लग रहा है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगर बल नहीं लग रहा होता तो क्या होता? मेज अगर टूट जाती तो टूटने के बाद वस्तु जमीन पर नहीं गिरती। सही है? तो अगर मेज टूटती है तो वस्तु कहां गिरती है? जमीन पर, पृथ्वी पर। यानी कि वस्तु पर पहले से क्या लग रहा था भाई? एक बल लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल, और उसके कारण जैसे ही बीच का ये स्थान हटा वैसे ही पृथ्वी ने उस वस्तु को अपने ऊपर खींच लिया। क्लियर है ये वाली लाइन? तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और देखो इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो घूम पाता है उसके लिए भी ये बल रेस्पॉन्सिबल होता है, और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम पाती है उसके लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आप याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों बातों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सही है? तो इससे ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो फिर हम चैप्टर में ही पहुंच जाएंगे बेस के। क्लियर है? अभी टाइप्स पढ़ रहे हैं हम, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं फोर्स के, तो उन्हें पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर है भाई? दूसरा देखते हैं, देखो हम वैद्युत चुंबकीय बल या विद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल क्या होते हैं भाई? सबसे पहले तो आप यही समझें। तो देखो ये दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल दो प्रकार के होते हैं, नाम से भी पता चल रहा होगा, एक तो विद्युत और दूसरा चुंबक। विद्युत और चुंबक। तो पहला बल होता है स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत या वैद्युत बल, और दूसरा होता है चुंबकीय बल। क्लियर है भाई? तो ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन दोनों को संयुक्त रूप से एक ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? पूरक होते हैं। स्थिर विद्युत बल किसे कहा जाता है? जब दो स्थिर, सही है, स्थिर वाली बात याद रखना, जब दो स्थिर विद्युत आवेशित कण हो, तो उन कणों के मध्य, जब दो विद्युत आवेशित, मतलब कोई ना कोई आवेश इन पर जरूर हो, चाहे विभवांतर का हो, चाहे विभव का हो, चाहे कूलाम में हो, तो दोनों कणों पर अगर आवेश है तो उनके मध्य एक बल लग रहा होगा और उस बल को आप कहेंगे स्थिर विद्युत बल। जैसे आपने पढ़ा है भाई कि कणों के ऊपर एक कूलाम आवेश जरूर होता है, जिसके कारण या तो निगेटिव, जैसे आप देखो मैं बिल्कुल बेसिक समझाता हूं, जैसे आपने करंट की वायर देखी है, एक में पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है।
रेड और ब्लैक होता है भाई, तो रेड वाला हम फेस कहते हैं और ब्लैक वाला हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। तो उन दोनों के ऊपर चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये वही वाली बात है, सही है। अब चुंबकीय चुंबकीय बल क्या होता है भाई, तो आप समझे, देखो जो चुंबकीय बल है आप ऐसे समझ सकते हैं, चुंबकीय दो चुंबकीय ध्रुवों दो चुंबकीय ध्रुवों यानी कि मैग्नेटिक पोल के मध्य जो बल लगता है, सही है, मैग्नेटिक पोल के मध्य जो बल लगता है, या फिर बिल्कुल डायरेक्ट आप कह दो, दो आवेशित कणों के मध्य, चाहे आवेश किसी भी कारण से हो, बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं, दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल, चाहे वो आवेश विद्युत के कारण हो चाहे चुंबक के कारण हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे पोल या ध्रुव भी तो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, और आवेश भी कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दो विपरीत आवेशों के मध्य लगने वाला बल विद्युत या फिर चुंबकीय या फिर विद्युत चुंबकीय बल होता है, और इस बल के लिए जो उत्तरदायी होता है, सही है, वो होते हैं फोटॉन। कौन होते हैं भाई, फोटॉन। तो ये वाली लाइन याद रखना, इस विद्युत चुंबकीय बल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है भाई, फोटॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आप इस बात को याद रख सकते हैं। बताओ ये दोनों बातें क्लियर हो रही हैं, यहां से इतना ही पढ़ेंगे हम बस, सही है। इसके बाद देखो दूसरा देखते हैं, जो दूसरा बल है, सही है, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं भाई उन्हें। एक तो क्षीण या फिर मैंने आपको बताया था दुर्बल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल दोनों बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, क्षीण कह लो या दुर्बल है नाभिकीय बल ही, सही है। और दूसरा है देखो प्रबल नाभिकीय बल, क्लियर है भाई। तो एक लाइन तो आप यही समझनी है कि जो भारी या फिर बड़े तत्व होते हैं, सही है, जिनमें अत्यधिक अपार ऊर्जा होती है, अत्यधिक अपार ऊर्जा होती है, उनके मध्य या उनके नाभिक में उपस्थित, इनके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य ये बल लगता है, सही है भाई। किसके मध्य लगता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य ये बल लगता है। इस क्रिया में क्या होता है, एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है। क्या होता है भाई, एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है, और इस बीटा कण के उत्सर्जन में होता क्या है, इस बीटा कण के उत्सर्जन में होता क्या है, एक न्यूट्रॉन से ये सब कुछ नाभिक के अंदर हो रहा है। ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है भाई, नाभिक के अंदर। एक न्यूट्रॉन से इसमें उत्पन्न होता है आपका, एक तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, एक प्रोटॉन उत्पन्न होता है, और एक एंटी न्यूट्रॉनो। एक क्या उत्पन्न होता है भाई, एंटी न्यूट्रॉनो उत्पन्न होता है। तो ये तीन कण उत्पन्न होते हैं नाभिक में। क्या होता है बीटा कण के उत्सर्जन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन, देखो इन दोनों में तो आकर्षण बल होगा, इन दोनों में आकर्षण बल होगा, तो आपस में रुके रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन इन दोनों पर बिल्कुल सेम चार्ज होता है, वो चार्ज होता है नेगेटिव। तो दो कण एक दूसरे में रिपल्सन लगाएंगे, ये सिद्धांत हमने पढ़ा है। यदि सेम आवेश होगा तो दो कण एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर भगाएंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और उसका कारण होता है आपका क्षीण या दुर्बल नाभिकीय बल। और इसे दुर्बल क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रबल की अपेक्षा 10 की घात -13 गुना, अभी पीछे मैंने बताया था भाई, अगर ये प्रबल कहेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा प्लस में, और अगर ये दुर्बल कहेंगे तो ये कम हो जाएगा माइनस में। तो जो दुर्बल बल होता है वो प्रबल की अपेक्षा 10 की घात -13 गुना कम दुर्बल होता है, सही है, कम प्रबल होता है या दुर्बल कह सकते हैं। तो ये स्थिति होती है। और प्रबल नाभिकीय बल आप जानते हैं, प्रबल नाभिकीय बल मुख्य रूप से जो छोटे तत्व होते हैं, छोटे तत्व होते हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रॉन
और प्रोटॉन होते हैं नाभिक में। अरे नाभिक का संगठन मैंने आपको रसायन विज्ञान में बताया है। तो रसायन विज्ञान में हमने पढ़ा है भाई, प्रत्येक परमाणु का एक नाभिक होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। देखो इस पर तो कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन एक ही जगह पर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और सेम आवेश होने के कारण एक दूसरे को क्या करने चाहिए, रिपल। आप समझने की कोशिश करें, हम अगर नाभिक की बात कर रहे हैं, मान लो सोडियम की ही बात कर रहे हैं, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं भाई, और 11 के 11 एक छोटे से स्थान में होते हैं, और सभी पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव। क्या रिपल्सन फोर्स लगेगा या नहीं? और रिपल्सन फोर्स 11 कणों के मध्य लगेगा, तो ऐसा हो सकता है कि किसी कण को बाहर जाना पड़े, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन कणों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, प्रबल नाभिकीय बल, और इसी नाभिकीय बल के कारण सारे के सारे प्रोटॉन एक जैसा चार्ज होने के बावजूद भी कहां रहते हैं, नाभिक में। तो आपसे कभी कोई पूछे कि सारे के सारे प्रोटॉन पर एक जैसा सेम प्लस का आवेश होता है, फिर भी नाभिक से निकलकर बाहर क्यों नहीं जाते, क्यों इनमें रिपल्सन फोर्स या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता? तो आप जवाब देंगे क्योंकि इसमें स्थिर या फिर प्रबल नाभिकीय बल होता है जो इन्हें टूटने नहीं देता। क्लियर है भाई ये वाली बात? तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, 4 बल। इसके बाद देखो एक छोटा सा टॉपिक और है, जड़त्व का, इनर्शिया। इसका जड़त्व का, और इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे गति विषयक नियम। सही है भाई, न्यूटन के गति विषयक नियम देखेंगे। देखो जड़त्व क्या होता है भाई, इनर्शिया बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, जड़त्व या इनर्शिया। और इसे दिया किसने या इसके बारे में सर्वप्रथम बताया किसने? तो एक वैज्ञानिक थे, गैलीलियो। तो गैलीलियो ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया। और जड़त्व होता क्या है, तो जैसे आप बल पढ़ा, जैसे आपने बिल्कुल उसका उल्टा कर दो। बिल्कुल बल क्या कर रहा था, बाह्य स्रोत था भाई, जिससे किसी भी बाह्य सोर्स था, जिससे किसी भी वस्तु की स्थिति, अवस्था, आकृति या फिर दिशा में परिवर्तन किया जा रहा था। लेकिन वो जो वस्तु है वो विरोध करती है इस चीज का। वो क्या करती है, विरोध करती है। और वो किसके कारण होता है, जड़त्व। देखो बिल्कुल बेसिक शब्दों में मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये वस्तु है, इसका अपना कोई ना कोई तो द्रव्यमान होगा, और मान लो ये गति में है, सही है, तो क्या ये अपने आप रुकेगी? ये तब तक गति में रहेगी जब तक इस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए, जब तक इस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। और जब इस पर बल लगा दिया जाएगा, या फिर इस पे नीचे से सतह पर कौन सा लगे, घर्षण बल, तो उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे भाई। तो आप याद रखेंगे जड़त्व क्या होता है, किसी भी वस्तु में द्रव्यमान के कारण, किसी भी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण वह गुण जो उसकी अवस्था में, सही है, उसकी स्थिति में, उसकी गति में या फिर उसके आकार में परिवर्तन का विरोध करती है, आकार में परिवर्तन का विरोध करती है, वह गुण क्या कहलाता है, जड़त्व का गुण। जैसे आप माने आपने एक बॉल ली, बॉल को दबाने, उसके आकार में परिवर्तन करना है रबड़ की बॉल में, तो उसे दबाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ा। लेकिन आपने जब बॉल को हाथ में लिया, क्या अपने आप दब गई? नहीं। तो वो जो बॉल है वो विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो वो जो विरोध कर रही है, वो जो विरोध करने का गुण है, वो किसके कारण होता है, जड़त्व। क्लियर है भाई? तो जड़त्व वस्तु का एक गुण होता है, ये याद रखें, जड़त्व वस्तु का एक गुण होता है। और वो गुण किसके कारण होता है, उसके अपने द्रव्यमान के कारण। किसके कारण? मास के कारण, जिसके कारण वो अपनी अवस्था का भी विरोध करेगी, अवस्था में परिवर्तन का, चाहे स्थिति में आप परिवर्तन करें उसका भी विरोध करेगी, चाहे आप उसकी दिशा में परिवर्तन करें उसका भी विरोध करेगी, चाहे आप उसके आकार में परिवर्तन करें उसका भी विरोध करेगी। तो आप याद रखेंगे बल के बिल्कुल उल्टा है, बल लगाने पर इन सारी चीजों में परिवर्तन होता है, लेकिन द्रव्यमान के कारण वस्तु इन सभी चीजों में परिवर्तन का विरोध करती है। और जड़त्व मुख्यतः 3 प्रकार के माने गए हैं भाई। कितने प्रकार के माने गए हैं? 3 प्रकार के। पहला है गति का जड़त्व, सही है, बहुत ध्यान से समझना। आगे जब हम
न्यूटन के लॉ पढ़ेंगे भाई तब उसमें काम आएंगे। पहला है गति का नियम, गति का जड़त्व। दूसरा है ब्राह्मावस्था का जड़त्व, ब्राह्मावस्था का जड़त्व। और तीसरा है दिशा का जड़त्व। तीसरा क्या है भाई? दिशा का जड़त्व। तो देखो ओरल ही हम इन्हें समझ लेते हैं, सही है। जैसा आप ये समझे भाई, मान लो कोई वस्तु गति में है, मान लो कोई वस्तु गति में है, तो वो गति में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाए। तो वस्तु अपने गति में गति की स्थिति के परिवर्तन का विरोध कर रही है, सही है। गति से आप उसे रोककर विराम में लाना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कर रही है? विरोध कर रही है। तो आप याद रखेंगे किसी भी वस्तु का वह गुण, सही है, जिसके कारण वह क्या करती है? गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अवस्था में, गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसी को क्या कहते हैं हम? गति का जड़त्व। यानी कि वो हमेशा गति में रहना चाहेगी, लेकिन आप उसे विराम अवस्था में लाना चाह रहे हैं, सही है। तो वस्तु गति में ही रहना चाहती है, आप उसके खिलाफ बल लगा रहे हैं, तो इसी कारण उसमें कौन सा जड़त्व होता है? गति का। और दूसरा है विराम अवस्था का, तो वह जड़त्व जिसके कारण वो किस अवस्था में रहना चाहती है? विराम अवस्था में। ये बोर्ड है विराम अवस्था में ही रहेगा, लेकिन जोर जबरदस्ती करके इस पर हथौड़े पेल पाल के इसे यहां से निकाल दिया जाए भाई, तो ये इसके विपरीत है बिल्कुल। बोर्ड विराम अवस्था में रहना चाह रहा है, तो ये इसके द्रव्यमान के कारण क्या कहलाएगा? इसका विराम अवस्था का जड़त्व कहलाएगा। क्लियर है भाई? दूसरा देखेंगे, देखो दिशा का जड़त्व। तो आप बिल्कुल यही लिख लें कि वह जड़त्व या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण वह दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? दिशा का जड़त्व कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं भाई? दिशा का जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व के बारे में आप समझ गए होंगे, और जब हम गति के नियम पढ़ेंगे न्यूटन के, तब उसमें भी इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं भाई, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो राइट साइड में एक रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक जरूर करें, और बराबर में ही उसके बेल आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करें, और ऑल के बटन पर क्लिक करें भाई, ताकि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इस तरह की वीडियो से वंचित नहीं रहें। धन्यवाद।